नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। सीइंग डिस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी, द स्टेट अटैचमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी हैज नॉट मैच्ड बाय कंसर्न ब्ला ब्ला। देखिए 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी था। इस आर्टिकल में ऑथर यही बताना चाहता है कि भले ही हम एक डेमोक्रेसी हैं, भले ही हम डेमोक्रेसी के सारे प्रोसीजर्स को मान रहे हैं, बट एक्चुअल फंक्शनिंग में हम डेमोक्रेसी है नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम अपने लोगों का ध्यान रखें, और लोगों का ध्यान यहाँ पे रखा नहीं जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स हैं, डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्क्रीट स्टैटिस्टिक्स नहीं है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बट जो दो तीन पॉइंट्स हैं उसको हम आर्टिकल को देख लेंगे ताकि जिन लोगों को आर्टिकल समझ में ना आ रहा हो वो असल में इसको समझ सके। फिर नेक्स्ट है वेइंग इन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। भैया यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड, इन सबको एक लेडी लीड कर रही है। और जहां जहां पे भी लेडीज लीड कर रही हैं वहां पे कोविड-19 की पैंडेमिक की जो डीलिंग है, जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक को डील किया गया है वो ज्यादा रिलायबल तरीके से डील किया गया है। इसके फेवर में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं ऑथर ने। फिर अगर आप इंडिया के लोकल गवर्नमेंट की बात करिए, यहाँ पे ऑथर ने स्टडी को भी कोट किया है जो कि नोबल लॉरेट एस्थर डुफ्लो और उनके को ऑथर रघुवेंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिए, जिन्होंने बताया कि जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 के बाद पंचायत आई हैं, तब से जहां जहां पे भी वुमेन प्रधान रही हैं वहां वहां पे वुमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया गया है। कुछ और वेस्टर्न एग्जाम्पल्स भी लिए गए, इनको मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अनलॉकिंग कैंपसेस। देखिए अनलॉक 4 के अंदर अभी धीरे धीरे जो स्कूल एजुकेशन है और जो कॉलेज एजुकेशन है वो भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। स्कूल एजुकेशन शुरू करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने परमिशन दे दी है। अभी यहाँ पे ब्रिटेन और यूएस के कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि जब ब्रिटेन और यूएस में स्कूल्स खोले गए तो थोड़ा सा इन्फेक्शन में सर्ज हुआ, तो वो इन्फेक्शन का सर्ज इंडिया में ना हो, इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अ लाइट टच। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, रिसेंटली आपने वो प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, बिंदास बोल, सुदर्शन टीवी पे आता था। ठीक है, अब वहां पे बात ये उठी कि भैया देखिए ये प्रोग्राम तो मुस्लिम कम्युनिटी को विलीफाई कर रहा है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया कि भैया इसके लिए कुछ करिए। अभी उस नोटिस के जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संजय धोत्रे साहब ने लोकसभा में पता है क्या बोला कि भाई देखिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011 को अमेंड करेंगे। अभी वो प्रोग्राम आया था सुदर्शन टीवी पे, और यहाँ पे सरकार बात कर रही है डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की। डिजिटल मीडिया मतलब फेसबुक पे, गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि आपका हो गया यूट्यूब, इनमें जो न्यूज जाती है उस न्यूज को किस तरीके से पब्लिश करना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसके ऊपर इंटरमीडिएट्स के ऊपर कुछ नियम कानून बनाने की यहाँ पे बात कर रही है सरकार। अब ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक्स्ट्रा रेगुलेशन करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी बहुत सारे नियम कानून है तो हमारे देश में, उनसे काम चलाइए। तो देखते हैं यहाँ क्या बोला जाएगा, इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द होमलेस। देखिए सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को देखिए लिखा किसने है। तो इसको लिखा है वंदना गोपी कुमार जी ने, ये को फाउंडर है बमियन एंड बनियान एकेडमी के, मेंटल हेल्थ के एकेडमी है ये। तो यहाँ पे मेंटली जो लोग सफर कर रहे हैं उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताया गया। चलिए वो तो सही है। प्लस इसके को ऑथर है जे राधाकृष्णन जी। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के। तो ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु में क्या किया गया है आपका इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अभी वो जो कुछ भी तमिलनाडु में किया गया है ना, वो इतना आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकली डिटेल में यहां नहीं बताया गया कि मैं आपको इस तरीके बता सकूं कि आप नोट्स बना सको। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है इस आर्टिकल का, जहां पे ये बताया गया है कि मेंटल हेल्थ की वजह से लोगों को परेशानियां क्या क्या हो रही हैं, ये हम जरूर देखेंगे। और एक या दो मैकेनिज्म जो बता रखे हैं इन परेशानियों को सॉल्व करने के, उनको भी एक बार देखेंगे। फाइनली बात करते हैं द बीजेपी वाइडनिंग सोशल बेस। भैया देखिए बीजेपी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, भैया इस तरीके की पॉलिटिक्स से हमेशा ही दूर रहते हैं, तो ये आर्टिकल सीधे सीधे स्किप। द पीपल ऑफ नोवेयर। देखिए यहाँ पे एक हैना एरेंट करके उनका एक नैरेटिव है 1943 का, उसको इस्तेमाल किया गया, उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। बस ये बोला गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम, जब ये लिस्ट निकाली गई तो 19 लाख लोगों को उस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया।
अब बात यह है कि ये जो 19 लाख लोग हैं जिनको इस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया, इनका केस अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाएगा। अगर फॉरेनर ट्राइब्यूनल बोल देता है कि ये फॉरेनर हैं, तो भैया इनकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसके साथ बातचीत होने लगेगी, उनको बोला जाएगा इनको अपनी कंट्री में वापस बुला लीजिए, तब तक ये इंडिया में डिटेंशन कैंप में रहेंगे। अब बोला जा रहा है कि ये 19 लाख लोग अब उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका कोई भी नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। तो एक बहुत डीप एकेडमिक थॉट यहां पे दिया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी है 19 लाख लोगों की, वो उस ग्रुप को बिलोंग करती है जिस ग्रुप के साथ किसी भी पॉलिटिकल सरकार के मोटिव्स नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपकी जो राइट्स हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर, वो तब प्रोटेक्ट हो सकते हैं जब किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ आपकी एग्जिस्टेंस जुड़ी हुई हो, जो कि यहां इन 19 लाख लोगों की नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए इनको सीधे उठा के बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, इनको एक एक करके आज हम अपने आर्टिकल में देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, सीइंग डिस्टोपिया इन इंडियाज डेमोक्रेसी, द स्टेट्स अटैचमेंट to the procedures of democracy has not been matched by concern for fulfilling life for Indians। सबसे पहले इस आर्टिकल में दो ऐसे शब्द हैं जिनके आपके मतलब समझ में नहीं आएंगे। एक है डिस्टोपिया, का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इमेजिन स्टेट और सोसाइटी इन विच देयर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, टिपिकली वन दैट इज टोटलिटेरियन और पोस्ट एपोकैलिप्टिक। यानी एक टोटलिटेरियन रिजाइन में जहां पे किसी भी तरीके के कोई नियम कानून नहीं होते हैं, वहां पे सबके हकों को दबाया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, बहुत सफरिंग और इनजस्टिस होता है, इसको होता है डिस्टोपिया। और यहां पे आथर क्या बता रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी में डिस्टोपिया है। कैसे उसको देखते हैं। फिर प्लॉडिट्स नाम का एक शब्द है। प्लॉडिट्स मतलब किसी को प्रेज करना, किसी को अप्रूवल करना, किसी को कुछ अच्छा बोलना, उसकी तारीफ करना। शुरू करते हैं। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी था, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे क्या लिखा है कि दिस डे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अभी अगर आप स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड को रिव्यू कर रहे हो, तो आप इंडिया की डेमोक्रेसी को जरूर रिव्यू करो। यानी यहां पे ऑथर को इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर रहा है उससे बड़ी परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की। किसी सरकार का सीधे सीधे नाम नहीं लिया है, बट प्रेजेंट रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो इन्होंने बहुत कुछ बोला है, और कुछ हद तक जो इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस की सरकार आई है उसके लिए भी बोला है, सीधे सीधे नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला, ठीक है। तो जब इंडिया की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, फॉर्मली तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, नो डाउट इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल सफरेज के सिद्धांत पे, यानी कि भैया एक आदमी को एक ही वोट दिया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज इकोनॉमिक स्टेटस। बस जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो एज के बेसिस पे लगाए गए हैं। हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हमें इसलिए प्रेस किया जाता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, तो जो रूलिंग सरकार है वो आराम से छोड़ देती है, नई सरकार आ जाती है। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट प्रेस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लोगों की सिविल लिबर्टीज को गारंटी किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे कही गई हैं। लेकिन जब बात आती इस बात की कि लोग खुश कितने हैं, तो उस केस में हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथर कोट कर रहा है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 2020। अभी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2020 देखोगे तो जो डेमोक्रेसीज है वेस्टर्न यूरोप की, वो टॉप 10 में है। यूएस की बात कर लीजिए, इतना इकोनॉमिकली एडवांस्ड है पर वो टॉप 20 में नहीं है। इंडिया 153 कंट्रीज में 144 नंबर पे। ये 144 की रैंक याद रखिएगा इंडिया में। पीसीएस के किसी वन लाइनर एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर लोग खुश नहीं हैं, तो जो हमारी देश की सरकारें हैं वो लोगों की जरूरत की तरफ रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसीलिए लोग खुश नहीं है, ठीक है। फिर ऑथर साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो रैंकिंग है वो रीसेंट ईयर्स में गिरी है। तो रीसेंट ईयर्स में गिरी है तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट। ऐसा ऑथर सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, बट उसकी बातों में मतलब इनडायरेक्टली हमको ये पता चल रहा है। तो इनका ये बोलना है कि भैया ऐसा देश जहां पे लोगों की खुशी गिर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार में प्रॉब्लम है। फिर भाई ये बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। जब इंडिपेंडेंस हुई तो दो लीडर्स का यहाँ पे नाम ले रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 में जो स्पीच दी, उसमें नेहरू साहब ने बोला कि हमारी आज़ादी का ये एम है कि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो लोगों को जस्टिस दे सके, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है ना। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि नेहरू साहब ने कभी भी अपनी स्पीच में ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएगी।
ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को डेमोक्रेसी दे सकें, डेमोक्रेसी तो नहीं बोलना चाहिए, खुशी दे सकें, प्रोग्रेस दे सकें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस लोगों को खुद ही बनाने पड़ेंगे। मतलब नेहरू साहब ने कहीं भी अपने स्पीच में ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट बनाएगी, लोग खुद बनाएंगे। क्यों? इसका एग्जाम्पल यहां पे दे रखा है। 1960s में अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करिए तो ब्लैक एम्पावरमेंट को लेके मूवमेंट चला, वुमेन के राइट्स को लेके मूवमेंट चला, सेक्सुअल लिबरेशन को लेके मूवमेंट चला। अभी उस मूवमेंट में यूएस की गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी वो मूवमेंट सक्सेसफुल हुए क्योंकि लोग वहां पे इन्वॉल्व थे। और कुछ कुछ ऐसा ही ऑथर इंडिया के बारे में भी बोल रहा है। फिर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आ जाती है। अमर्त्य सेन जी ने बताया है कि भाई अगर एक ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो उसको वो कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करे। अभी इस कैपेबिलिटी में हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहा है कि यहां पे सरकार का रोल तो देखिए हो ही जाता है। यहां पे आप सेल्फ हेल्प को कुछ हद तक डिप्लॉय कर सकते हो कि लोग अपनी मदद खुद करें, बट कहीं ना कहीं सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि क्या कहा जाए। एक पर्सन को अगर लो कास्ट में पैदा होता है तो उसको बेसिस पे उसको दबाया जाता है। एक वुमेन अगर किसी हाई कास्ट में पैदा हो रही है, अमीर घर में पैदा हो रही है, चलिए वहां तक तो ठीक है, बट अगर उसको उस अमीर घर में दबाया जाए तो वो वैसे भी डिसएडवांटेज रहेगी, वल्नरेबल रहेगी। अगर आप यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करिए तो जो 2009 का यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स था, 189 कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया 129 पे था। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, हम उसमें भी कितने पीछे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट वो डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में दिख नहीं रही है। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ प्रोसीजर्स के फॉर्म में है कि भाई हर साल इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेटिकली लोग वोट डालेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी का जो अल्टीमेट एम होना चाहिए वो एम ये होना चाहिए कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो उठे, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं उठ रही, इसलिए कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक है ना? फिर आगे बात करते हैं। कोविड 19 के पैंडेमिक ने हमारे डेमोक्रेसीज के फ्लॉस को और बहुत ज्यादा सामने ला दिया। जैसे आप हेल्थ की बात कर लीजिए, कोविड 19 ने जब स्ट्रक किया, हमको यह पता चला कि हम हेल्थ के फील्ड में कितना ज्यादा अनप्रिपेयर्ड है। और सबसे खास बात यह है कि रिसेंटली न्यूज निकल के आ रही है कि मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पड़ रही है। अभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और अक्सर कर ये न्यूज निकल के आ रही है कि आंध्र प्रदेश में एक पॉलिटिशियन एक डॉक्टर को डरा के बोल रहा था कि अगर आपने रिपोर्ट किया कि इनफ बेड्स नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में तो आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें हमारे डेमोक्रेसी में चल रही हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप लोगों के लिए काम करें, बट लोगों के काम करने के लिए मतलब आप बस प्रोसीजर में डेमोक्रेसी लेके आ रहे हो, रियल में लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल। थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स उतने ज्यादा कंक्रीट नहीं दे रखे थे, अभी उतने ज्यादा कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बता पाया हूं। रीजन की काम भर की चीजें बस आपको मैंने बता दी, आर्टिकल आप समझ जाओ इतना मैंने बता दिया। फिर weighing in on the efficacy of female leadership, it is necessary to get rid of inherent biases and perceptions about the effectiveness in women's in roles of authority। शुरुआत कैसे करी जा रही? जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड, इन सब की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक वुमेन है। ये तीनों कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, लेकिन इन तीनों कंट्रीज में जो कोविड 19 का मैनेजमेंट हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। ओके, अब बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो स्टेट्स जहां पे फीमेल गवर्नर्स हैं वहां पे भी कोविड 19 के चलते डेथ्स कम हुई हैं। तो बात यह है कि कोविड 19 की हैंडलिंग में अगर प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग कहीं से भी हुई है तो वो वुमेन की तरफ से हुई है। अब ऑथर जो ये बात बोल रहा है ना, वो एट द टाइम ये भी बोल रहा है कि मैं जो ये आपको एनालिसिस दे रहा हूं, इस एनालिसिस के अगेंस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आर्टिकल लिखा है ये भास्कर दत्ता जी ने लिखा है। ये प्रोफेसर है अशोक यूनिवर्सिटी में, तो किसी वुमेन ने इस आर्टिकल को नहीं लिखा है, एक मेल मेंबर ने इस आर्टिकल को लिखा है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो स्टडी दी है ऑथर ने कि जहां जहां पे भी वुमेन लीडर्स हैं वहां वहां पे कोविड 19 की हैंडलिंग हुई है, इस स्टडी के अगेंस्ट ऑथर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपका स्टेटमेंट देंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ये कैसे बोल सकते हो कि वुमेन की हैंडलिंग मेन की हैंडलिंग से अच्छी है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑथर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही है। ठीक है ना? ऑथर यहां पे बोल रहे हैं
कि देखिए सारी फीमेल लीडर्स एफिशिएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे तो जो फीमेल लीडर्स होती हैं मेल लीडर से ज्यादा एफिशिएंट निकल के आती हैं। इसके लिए आगे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ स्टडीज को देख लेते हैं हम। ये स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर का बोलना है कि जो फीमेल लीडर्स है ना, दे ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल, और उस डिफरेंट की वजह से ये सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करते हैं देन मेन इन इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। यानी खासकर ऑब्वियस ही बात, अब देखिए देश में जेंडर बाइस है, तो एक मेन एक वुमेन की प्रॉब्लम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता जितनी अच्छी तरीके से एक वुमेन की प्रॉब्लम को समझ सकती है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई वुमेन वुमेन के लिए काम करेगी। और इस स्टडी को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया किसके द्वारा? नोबेल लॉरेट एस्थर डुफ्लो द्वारा और उनके जो को ऑथर थे राघवेंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा। इन्होंने क्या किया? दे यूज द सिस्टम ऑफ मैंडेटेड रिजर्वेशन ऑफ प्रधांस इन ग्राम पंचायत टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ फीमेल लीडरशिप। 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट आए थे, उसके बाद पंचायत बना दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें यह बोला गया कि जितने भी स्टेट्स हैं, प्रधान की जितनी सीटें हैं उसमें से 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। अभी जब वुमेन के लिए चीजें रिजर्व हो गई तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली आपको वुमेन को उस पोस्ट पे बैठाना पड़ेगा। अब इसके बाद एस्थर डुफ्लो जी की यहां पे कुछ स्टडी शुरू होगी। तो क्या बोला गया? Since villages chosen for the mandated reservations were randomly selected, subsequent differences in investment decision made by gram panchayats could be attributed to differences in genders of the pradhan। यानी कि एक मेल प्रधान होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो जिस तरीके से पब्लिक फंड्स को एलोकेट करेगा अलग अलग चीजों में, और जो एक फीमेल प्रधान होगी वो जिस तरीके से अलग अलग हेड्स में चीजों को इन्वेस्ट करेगी, वो दोनों अलग होंगे। कहीं ना कहीं एक मेल मेंबर उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेगा जो उसकी कम्युनिटी को, मतलब उसके जेंडर को फेवर कर रही है, वो लेडीज के बारे में उतना नहीं सोचेंगे। लेकिन वुमेन प्रधान ऑब्वियस ही बात है उन इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे लेडीज को ज्यादा फायदा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन प्रधान आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन प्रोवाइडिंग easy access to drinking water, since the collection of drinking water is primarily if not solely the responsibility of women। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एनसीईआरटी मैंने कई बार आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि हमारे देश के बहुत से रूरल हिस्से में लेडीज को बहुत लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करके जाके पानी भर के लाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी आप गांव के पास करा देते हैं तो लेडीज को उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। तो बात यहाँ पे यह है कि इस तरीके की चीजों को कभी मेल प्रधान ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे वुमेन प्रधान का होना जरूरी, क्योंकि वुमेन एक मार्जिनलाइज्ड लॉट है, एक वुल्नरेबल लॉट है। तो उस वुल्नरेबल लॉट को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है जो कि वुमेन प्रधान के अंदर ज्यादा जल्दी हो सकता है। चलिए, तो ये तो लोकल लेवल पे बात हो गई, और बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की। किस हद तक इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, तो किस हद तक वुमेन सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स की हिस्सा बनती हैं, किस हद तक वो इलेक्ट होती हैं। क्योंकि जितना ज्यादा वुमेन होंगी हमारे पॉलिटिकल पोजीशंस पे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे, की पॉलिटिकल पोजीशंस पे, उतना ही ज्यादा वो वुमेन के लिए सोचेंगी। फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में, यानी कि हमारे कैबिनेट में कितनी वुमेन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में कितनी वुमेन है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। यूपीएससी की नोटिफिकेशन में देखिए ऊपर ही लिखा रहता है कि we encourage women students to apply as civil services as UPSC strives for equality, gender equality in the services। आगे बात की जाए तो भैया वुमेन सफरेज को लेके इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया को थोड़ा प्राउड होना चाहिए। क्यों प्राउड होना चाहिए? देखिए, जैसे ही हम आजाद हुए हम वुमेन सफरेज को लेके आए, यानी जितनी भी वुमेन्स थी, ठीक है ना, एक एज क्राइटेरिया को छोड़ दो, और एज क्राइटेरिया तो देखिए मेन और वुमेन दोनों पे एप्लीकेबल है, तो सारी वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए गए। तो 1950 बाद के बाद वुमेन्स वोट कर सकती हैं मेन के बराबर, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। 1951-52 में वुमेन्स ने भी वोट किया। अभी ये चीज हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी से आगे करती है। जो मैच्योर डेमोक्रेसीज है वेस्टर्न यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पे जो वुमेन को वोटिंग डालने का अधिकार मिला है वो बहुत लेट मिला है। कब से यूएसए आजाद है, बट यूएसए की वोटिंग, वुमेन्स को वोटिंग डालने का अधिकार 1920 में मिला। वहां की ब्लैक वुमेन्स को तो वोटिंग डालने का अधिकार और बाद में मिला। और सिर्फ यूएसए नहीं दोस्तों, जो आपकी यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज नाम है जैसे स्विट्जरलैंड, वहां पे भी लेडीज को वोटिंग डालने का अधिकार बहुत लेट मिला है। इंडिया में अगर आप कैरिज्मेटिक फीमेल लीडर्स की बात करो तो किसका किसका नाम याद आएगा? अगर आप पास्ट में चले जाइए तो आपको इंदिरा गांधी जी का नाम याद आएगा। रिसेंटली जयललिता जी जो कैरिज्मेटिक लीडर थी तमिलनाडु की, ठीक है, और था उनका वहां पे, उनका नाम। मायावती यूपी में है,
सुषमा स्वराज जी, उनका देहांत हो गया रिसेंटली। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। तो ये कैरिज्मेटिक लेडीज हैं। इन लेडीज ने रियली वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया है। तो अब देखिए, जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात आए तो आप इन नामों को कोट कर सकते हो। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम को तब मत कोट करिएगा जब किसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात हो रही हो या किसी पॉलिटिक्स की बात हो रही हो, सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई की बात हो रही है। बट जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन को आगे ले जाने की बात हो रही है, तो आप नाम कोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो डाउट ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना नाम बनाया सोसाइटी में, इस पेट्रियार्चल सोसाइटी में, तो इनको हम लोगों को प्रेज करना चाहिए। फिर आगे देखा जाए, जो प्रेजेंट की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, यहां पे जो जेंडर कंपोजिशन बताया जा रहा है वो उतना बढ़िया नहीं बताया जा रहा है। जैसे कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट में, सेंटर में, उसमें केवल 10% मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ फीमेल है। यानी कि ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में केवल 10% मिनिस्टर्स वुमेन है। पूरे देश की बात की जाए तो ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ममता बनर्जी। ठीक है, ये भी बात बताई गई है यहां पे। फिर आगे की बात, और कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको। द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन लेजिस्लेचर्स इज इवन मोर स्ट्राइकिंग। आप देखिए 2019 इलेक्शन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन आई है लोकसभा में, उसके बावजूद भी टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ का केवल 14% वुमेन है। आप देखिए 192 कंट्रीज में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारी जो रैंक निकल के आती है वो 143 निकल के आती है। किसके डाटा के हिसाब से? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डाटा के हिसाब से। और रवांडा जैसी छोटी कंट्री में 60% ऑफ देयर सीट्स इन द लोअर हाउस आर ऑक्युपाइड बाय वुमेन। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम यहां निकल के आ रही है। तो यहां पे एक चीज पे बात आती है जिसका नाम है आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है? वुमेन रिजर्वेशन बिल ये है कि भैया पार्लियामेंट में आप कोटा दे दो, पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन को कोटा दो। तो जिस तरीके से प्रधान हैं आपके लोकल लेवल पे स्टेट में, उसी तरीके से सेंटर में भी भाई वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है। अब बात यह है दोस्तों कि एचडी देवी गौड़ा की गवर्नमेंट में 1996 में यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन इस बिल को बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। 2010 में जैसे तैसे बिल राज्यसभा से पास हो गया, बट लोकसभा से पास नहीं हुआ। और लोकसभा से पास होने के बाद भी इसको स्टेट लेजिस्लेचर 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल चाहिए होगा। अब बात यह है दोस्तों कि इस तरीके के बिल्स पास क्यों नहीं रहे? पास इसीलिए नहीं हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि भाई जो एमपीज बैठे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म बहुत है, ठीक है ना। एक पॉलिटिशियन का बेटा हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं ही पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं ही एमपी बनूंगा। अब बात यह है कि जो अब तक के अलग अलग इलाकों में दिग्गज पॉलिटिशियन है, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी फैमिलीज में ही एमपी एमएलएज बनाना चाहते हैं। तो कोई लड़की अगर गलती से इलेक्ट हो गई, वुमेन इलेक्ट हो गई, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी फैमिली की ही होती है। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि नीचे के लेवल से उठ के कोई आके एमपी या एमएलए बन गया, बहुत कम होता है ऐसा इंडिया में। तो ये जो लोग हैं ज्यादातर जो पॉलिटिक्स में, इनको पता है कि अगर 33% सीटें हमने रिजर्व कर दी वुमेन के लिए तो कहीं ना कहीं हमारा पार्लियामेंट में आने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो वो जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में, वहां पे रोटेशन होने लगेगा। तो अगर वो वहां पे जिस जगह से ट्रेडिशनली एक मेल मेंबर लड़के एमपी का चुनाव जीत रहा है, अगर वो सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो गई तो वो वहां से चुनाव लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जो हमारे एमपीज हैं वो चाहते नहीं है कि इस तरीके के बिल्स पास हो, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी सीट को बचा के रखना चाहते हैं, ना कि उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि वुमेन एम्पावरमेंट आए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को करने की जरूरत है, क्योंकि जब वुमेन लेजिस्लेटर्स ताकत में आएंगी तब वो ऑब्वियसली जितना मेल लेजिस्लेटर्स नहीं कर रहे हैं वुमेन के लिए, उतना ये वुमेन लेजिस्लेटर्स जरूर करेंगी। ऐसा यहां पे बोला गया दोस्तों। तो ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस। अगले पे चलते हैं, अनलॉकिंग कैंपसेस ऑन यूजीसी's रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर। देखिए 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज कर दिया यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इनकी जो क्लासेस हैं वो शायद 1 नवंबर से चालू हो जाएंगी। कोशिश ये की जा रही है कि जो रिजाइम है एजुकेशन का उसको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए, बट कोविड-19 के चलते अनसर्टेनिटीज हैं। अभी आप अनलॉक कर क्यों रहे हो? अनलॉक इसलिए कर रहे हो कि रिसेंटली जो इन्फेक्शन में अपवर्ड स्पाइक था वो थोड़ा सबसाइड करता दिखा है। पूरी तरीके से तो अभी भी हमारे यहाँ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट थोड़े से हल्के से कम होते दिख रहे हैं। अब
इस चीज के बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कुछ पेरेंट्स खुश हो रहे हैं कि बच्चे घर पे बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा है तो वो खुश हैं। एट द सेम टाइम पेरेंट्स परेशान है कि भाई कहीं बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो घर में सबको ही हो जाएगा, क्योंकि घर पे ही रहते हैं सब लोग। यूएस यूके की यहाँ पे कुछ स्टडीज को कोट किया गया, उन स्टडीज को लिखने की आपको जरूरत है नहीं। अब बात यह है कि भले ही हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, India's move to unlock education coincides with a reported reduction in overall daily incidence of infection, although the absolute numbers are frighteningly high। इसीलिए यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की जरूरत है, किसकी तरफ से? स्टेट्स की तरफ से। यानी जो स्टेट्स जहां पे आप स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं उन स्टेट्स को एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। रेगुलर फ्री आरटीपीसीआर टेस्टिंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स की जिनको पॉजिटिव पाया जाता है, ताकि आगे इस पैंडेमिक का और फैलाव ना हो जाए। उसके लिए आप देखिए, अब ये सब करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स कर क्या रही हैं? अभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स नंबर्स को मैनेज कर रही हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। वो ये चाहती नहीं है कि पता चले दुनिया को कि उनके यहाँ पे एक्चुअली में कितने केसेस हैं। टेस्टिंग रेट्स को कम किया जा रहा है, जो टेस्ट नंबर्स है उनको इन्फ्लेट किया जा रहा है। किस तरीके से इन्फ्लेट करोगे? तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग में टाइम लगता है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट को रिलायबल माना गया है, बट उतना रिलायबल नहीं माना गया। तो कहीं ना कहीं बोला यह जा रहा है कि इंडिया में आप एजुकेशन को खोल रहे हो, लोगों को स्कूल कॉलेज जाने की परमिशन दे रहे हो, चलो वहां तक तो सही है, लेकिन इन सब चीजों को साथ स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और बहुत से केसेस में देखा गया कि स्टेट एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते नहीं है, वो चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन बच्चों को हो जाता है इन्फेक्शन तो ये बच्चे लेके घर आएंगे और घर में जो बूढ़े बाढ़े लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन कर देंगे। इसीलिए अगर आप स्कूल्स खोल रहे हो तो स्कूल्स में एक रोटेशन सिस्टम चाहिए, कुछ दिन कुछ बच्चे आए, कुछ दिन कुछ बच्चे आए, कांस्टेंट विजिलेंस होना चाहिए। इस बात पे स्पेशल ध्यान रहे कि बच्चे मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं, और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और कैंपस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा। बच्चे जहां पे रहते हैं, सीखते हैं, वहां पे उनके मूवमेंट को, वहां पे उनकी एक्टिविटीज को प्रोएक्टिवली मॉनिटर करते रहना होगा, नहीं तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकते हैं। बस यहीं पे ये सब बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, a light touch, problematic content abounds in the digital space, but regulations must be sagacious। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए, गवर्नमेंट रिसेंटली इस बारे में बातचीत कर दी कि जो अनलॉफुल कंटेंट चलता है हमारी मीडिया में उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, हार्म कॉजिंग डिस इंफॉर्मेशन को डिजिटल मीडिया स्पेस में किस तरीके से रोका जाए। सुदर्शन टीवी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने बोला कि मीडिया चैनल की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इससे ज्यादा रेगुलेशन तो डिजिटल मीडिया पे है। तो चीज शुरू कहां से हुई? शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। चीज आई थी सुदर्शन टीवी पे और सरकार उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खींच के किधर लेके गई? डिजिटल मीडिया पे लेके गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आप इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहे हो, तो सरकार बोल रही कि भाई देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने से पहले आप डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करो। ठीक है, इसके बारे में मैंने इससे पहले भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया है। तो लोकसभा में एक रिटर्न रिप्लाई देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी संजय धोत्रे साहब ने क्या बोला कि उनकी मिनिस्ट्री काम कर रही है वर्किंग टू अमेंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011 टू मेक इंटरमीडिएट्स मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। इंटरमीडिएट्स कौन है? गूगल जैसी कंपनीज, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब है इंटरमीडिएट्स। सरकार का बोलना है कि ये जो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहां पे हेट को, यहां पे वायलेंस को, यहां पे मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? इट इज डिफिकल्ट टू डिसएग्री विद द व्यू दैट इंटरनेट इज अ स्पेस वेयर फाइंडिंग ट्रूथफुल फैक्ट्स कैन बी ऑफन चैलेंजिंग एंड दैट पोलराइजिंग ओपिनियंस, हेट स्पीच एंड डिस इन्फॉर्मेशन अबाउंड। और इसके चक्कर में जो भी वायलेंस हुआ है उसमें रिसेंट ईयर में बहुत सी जाने गई हैं। तो शुरुआत तो हुई यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और पहुंच कहां तक गए आप? डिजिटल मीडिया पे। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। यह बात तो देखिए सरकार की सही है कि बहुत हद तक इंटरनेट पे बहुत सी झूठी इंफॉर्मेशन फैलती है, उल्टी सीधी बातें, ठीक है ना।
तो किसी जानवर को काट के कहीं फेंक दिया, ठीक है। झूठी झूठी फोटोज फैलाई जाती हैं लोगों को कम्युनली इंसाइट करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है सरकार की। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, एज ओल्ड प्रॉब्लम है, मिस इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी एज ओल्ड प्रॉब्लम। अभी इस प्रॉब्लम के लिए आप ज्यादा नियम कानून क्यों बना रहे हो? ठीक है, ऑथर का ये बोलना है कि ये जो एज ओल्ड प्रॉब्लम है इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही, झूठ बोलना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, गलत बात बोल के दो कम्युनिटीज को, दो धर्मों को आपस में भिड़ा देना, लोगों को मारने पे मजबूर कर देना, तो गाय को काट के किसी टेंपल में फेंक देना, ठीक है, या फिर किसी पिग को काट के मॉस्क में फेंक देना। ये सब चीजें तो हमेशा से ही चल रही हैं, ठीक है। बस एज, आज की डेट में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को और बढ़ा दिया है। कम्युनली इंसाइट करने की जो स्पीड है उसको और तेज कर दिया। तो इसके लिए आप नए रूल्स लेके मत आओ। जो अभी रूल्स हैं वो हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, इंसेंडियरी टैकल, ये कंटेंट को टैकल करने के लिए, वॉयलेंस को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा इनफ है। आपको नए रूल्स लाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मौका मिल गया ये बोलने का कि भैया हमको डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत है, और सरकार बोल रही है कि हम एक ऐसा रेगुलेशन लेके आ रहे हैं जिससे हम डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेंगे। ऑथर ये बोल रहा है कि नए रेगुलेशंस लाने की जरूरत नहीं है, नए नियम कानून लेके क्यों आ रहे हो जब पहले से इन चीजों के लिए नियम कानून है। और खास बात दोस्तों ये है कि ऑथर ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रोकने के लिए जो विल पावर है ना पॉलिटिशियंस की, वो मिसिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन कम्युनलिज्म को फैलाने में इन पॉलिटिशियंस का ही हाथ है। कम्युनलिस्टिक एलिमेंट्स सोसाइटी में फैलेंगे तो फायदा किसको होगा? पॉलिटिशियंस को फायदा होगा, वो अपनी सियासी रोटियां इस चीज में सेकेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको इंटरनेट को इस तरीके से रेगुलेट करना है कि हम उसको थ्रॉटल ना कर दें, मतलब उसकी जो यूटिलिटी है वो बची रहे, और एट द सेम टाइम हम उसको रेगुलेट भी कर लें। अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो डिजिटल न्यूज मीडिया जो स्पेस है, यानी यूट्यूब में आप देखो तो बहुत सारे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना दिए जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और वहां पे भी लोग न्यूज को देखते हैं, नो डाउट न्यूज को देखते हैं। तो बात यह है कि सरकार मोस्ट प्रॉब्ली नए रूल्स लेके आने वाली है इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करने के लिए, जैसे गूगल और फेसबुक। लेकिन अगर आप इस तरीके के इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, शुरुआत में भी सरकार ने, आज से बहुत पहले भी सरकार ने हाई डिग्री ऑफ लायबिलिटी को इंपोज करने की कोशिश की थी इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर, बट वहां पे सरकार फेल हो गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79(1) में कुछ हद तक इन इंटरमीडिएट्स को इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन अब शायद इस इम्यूनिटी को एक नए लेजिस्लेशन के थ्रू गूगल और फेसबुक से छीन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इन इंटरमीडिएट्स के ऊपर अपना रेगुलेशन लेके आना चाहती है। अभी वो रेगुलेशन कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना यूजफुल होगा, ये तो देखिए जब रेगुलेशन आएगा ना तभी पता चलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले आर्टिकल पे। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द होमलेस। देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है डिसेबल्ड पर्सन की, और डिसेबल्ड पर्संस में भी उन पर्संस की जो मेंटल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम्स आज की डेट में एक बिग बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ रही है। अभी देखिए, जब स्पेनिश फ्लू फैला था, और कब फैला था? ये 1918 में फैला था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तो 1914 से लेके 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडियन के सोल्जर्स भी लड़ने गए थे स्पेनिश, वहां पे बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में। तो स्पेनिश फ्लू फैला 1918 में, जब जंग खत्म हुई तो ये सोल्जर्स अपनी अपनी कंट्रीज वापस लौट गए। लेकिन इन कंट्रीज के सोल्जर्स को स्पेनिश फ्लू था, इंडिया के सोल्जर्स को भी स्पेनिश फ्लू था, तो वो स्पेनिश फ्लू इंडिया भी आया, अमेरिका भी चला गया। तो जब वो स्पेनिश फ्लू फैला, बहुत तादाद में लोग मरे, क्योंकि उस समय पे मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस करी नहीं थी, ठीक है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज थी नहीं। और ये बोला गया कि स्पेनिश फ्लू में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन थे? जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थे, जो गरीब क्लासेस थे, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को झेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के पैंडेमिक के इफेक्ट को इस टर्म्स में एसेस किया जा रहा है। आज की डेट में भी कोरोना वायरस पैंडेमिक में उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं, वहां पे एक लिमिट से ज्यादा वो हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सकते, उनके पास खुद के प्राइवेट टॉयलेट्स है नहीं, वो पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो कोरोना वायरस के फैलने का डर ज्यादा है। फिर इनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, खासकर लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है।
तो इस तरीके के होमलेस पर्सन्स, अल्ट्रा पुअर पर्सन्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, इनको बहुत ज्यादा सोशल डिसएडवांटेज है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके पास, और साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो है ही। कोविड-19 इनको सबसे ज्यादा मार रहा है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा लॉट निकल के आता है जिसको बोला गया डिस्टिंक्टली डिप्राइव्ड। इसमें वो लोग हैं जिनको कुछ मेंटल इलनेस है, और उसके साथ वो जो होमलेस है, मतलब ऐसे लोग जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और साथ साथ उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं, और कैसे 2 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं, ये 22 सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है ना। अब इंडिया की सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो ऐसे लोग जो मेंटल इलनेस से भी गुजर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ वो होमलेस हैं, ठीक है, इनको कभी कभी पीर फकीर समझ लेते हैं हमारे देश के लोग और इनकी पूजा करने लगते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर केसेस में इस तरीके के लोगों को बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। सेक्सुअल असॉल्ट झेलना पड़ता है, ठीक है, सोशल हार्डशिप्स झेलनी पड़ती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है, ठीक है। कभी अगर नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स आ जाए तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जैसे कि इस समय पे कोरोना के पैंडेमिक के चलते ये लोग जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी है और जिनके पास घर नहीं है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, होमलेसनेस की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वायलेशन हो रहा है, लॉस ऑफ सपोर्ट नेटवर्क्स, होमलेस, मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास, बहुत ही बुरे हालात हैं इनके। इसीलिए बोला गया इनको डिस्टिंक्टली डिप्राइव्ड। ये डिस्टिंक्टली डिप्राइव्ड है, बिल्कुल बुरे हालात है। इनफैक्ट जिस असाइलम में ये रहते हैं ना, वहां पे भी इनके ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पे इनका बहुत तरीके से शोषण होता है। क्योंकि बहुत सारे असाइलम्स हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, बहुत सारे नहीं रेगुलेटेड होते हैं। तो अनरेगुलेटेड वालों में और कुछ हद तक रेगुलेटेड वालों में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप कभी क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया देखते हो तो वहां देखने को मिलेगा। हालांकि देखना मत क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, बहुत दिमाग खराब होता है देख के। फिर बात की जाए कि इसको सॉल्व करने के लिए किया क्या गया, तो हमारे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, जनरल एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने बोला, उन्होंने कॉल दी स्टेप अप फॉर द वल्नरेबल, सब लोग उठो और इन वल्नरेबल की मदद करो। यूनाइटेड नेशंस ने एक $2 बिलियन का फंड बनाया है, जिसमें बोला गया कि भैया अल्ट्रा वल्नरेबल की प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। वो लोग जो डिसेबिलिटी में है, क्रॉनिक इलनेस में, उनकी हम मदद करेंगे। तो इसमें ये लोग भी आ जाते हैं जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं और होमलेस हैं। तब यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स दे रखे हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर्स हम लोग खोल रहे हैं। तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि जो इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर्स को चलाने का काम है तमिलनाडु गवर्नमेंट, वो काफी अच्छी तरीके से कर रही है। तो आप कह सकते हो कि इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर्स कैन बी पैनेशिया फॉर द प्रॉब्लम्स सफर्ड बाय दिस मेंटल हेल्थ होमलेस पीपल। ठीक है। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे डाटा दे नहीं रखा है। काम की चीजें बस इतनी ही है इस आर्टिकल में जो मैंने आपको बता दी। तो एक तो ईसीआरसी, जिसमें मैंने आपको बताया इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर्स। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कॉल दी कि $2 बिलियन का फंड बनाया, स्टेप अप फॉर द वल्नरेबल। और तीसरी मैंने आपको चीज बताई कि इनको प्रॉब्लम्स, मतलब कौन सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टली डिप्राइव्ड है, ठीक है, किस तरीके का इनके खिलाफ शोषण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का डिस्कशन खत्म होता है। काम भर की चीजें जितना ज्यादा डिटेल में हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।